कोई पाक साफ तो ना अधिकारी हैं और ना ये पूर्व विधायक हैं। इनके ऊपर संगीन आरोप है। बावजूद इसके नीतीश कुमार के संरक्षण में ये लोग चल रहे हैं। अब जब केंद्रीय एजेंसी इनके ऊपर दबिश डाली, इन पर छापेमारी किया गया, क्या ये संभावित नहीं है, क्या ये हो नहीं सकता है कि ईडी के मार्फत, परिवर्तन निदेशालय के मार्फत जो रेड का एक अभी दबिश दिया गया है, ये संजीव हंस के मार्फत नीतीश कुमार पर दिया गया होगा? क्योंकि देखिए, पटना से लेकर दिल्ली तक राजनीति के लहरों में चर्चा है कि 20 अगस्त के बाद नीतीश फिर एक बार पलटी मार सकते हैं। ये चर्चा चल रही है बिहार में। तो क्या उस पर भी रोकने के लिए, उस पर पूर्ण विराम लगाने के लिए ये एक्शन लिया जा रहा है? तो जांच तो सृजन तक भी जा सकता है, सृजन घोटाला के ऊपर भी जांच जा सकता है कि 13,000 करोड़ कितना हजार करोड़ घोटाला था। तो धीरे धीरे फाइलें खुलेंगी अगर नीतीश कुमार कंट्रोल में नहीं आते। ये रेड जो है ना, ये नीतीश कुमार के लिए रेड सिग्नल है, खतरे की घंटी है कि सचेत जाइए। नहीं तो जब संजीव हंस के ऊपर पड़ सकता है तो फिर किसी भी अधिकारी, और फिर अधिकारी के बाद मंत्री, और मंत्री के बाद रेड कहां जाएगा, ये सोचने वाली बात होगी। नीतीश चाहते हैं कि इसी साल उनका नाम अनाउंस हो कि वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं और बिहार में असेंबली इलेक्शन करा लिया जाए। तो बीजेपी इसके लिए कतई तैयार नहीं है। बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलवाने की बात कही जा रही है। स्पेशल स्टेटस ना तो कम से कम स्पेशल पैकेज दिया जाना चाहिए। इसके अलावा रिजर्वेशन वाले मामले को 9वीं अनुसूची में शामिल कराने को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। नमस्कार, द बिहार टॉप देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। देखिए, कल यानी बीते 16 जुलाई को देश भर के 21 ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ती है, जिसमें बिहार में भी एक तरफ गुलाब यादव जो कि आरजेडी के पूर्व विधायक हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस जो कि अभी ऊर्जा विभाग में प्रधान सचिव हैं, उनके घर पर भी ईडी की दबिश होती है। इसके पीछे की आखिर पूरी वजह क्या है, क्या कुछ इसके पीछे की वजह है, इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी उदीप्त आर्यन। उदीप्त जी, क्या लगता है आखिर किस वजह से राजद के पूर्व विधायक और संजीव हंस जो कि आईएएस अधिकारी हैं, सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है? देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताया गया है जी, और जो 21 ठिकानों पर छापेमारी हुई है उसमें मधुबनी से लेकर पटना, दिल्ली और पुणे में जो आवास है, इन सभी का जिक्र है जी। 21 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं जी। कहा जा रहा है कि लैपटॉप्स बरामद हुए हैं जिसमें कई इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं। इसके अलावा फंड ट्रांसफर का भी कई रिसीप्ट, कई डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं जी। जमीन के दस्तावेज के भी कुछ कागज बरामद हुए हैं। और सबसे बड़ी जो बात है कि संजीव हंस की पत्नी, जो उनकी धर्मपत्नी है, और जो गुलाब यादव है उनकी जो धर्मपत्नी है, शायद अंबिका यादव नाम है जी। इन दोनों के बिजनेस के ऊपर भी कई तरह के डॉक्यूमेंट बरामद किए गए हैं। देखिए, दोनों बिजनेस पार्टनर हैं जी। संजीव हंस की पत्नी और गुलाब यादव की पत्नी बिजनेस पार्टनर है कागजों पर, और करोड़ों रुपए का हेरफेर का मामला है जी। तो औपचारिक कारण तो यही बताया जा रहा है जी। और देखिए, परिवर्तन निदेशालय जो है वो एक स्वतंत्र एजेंसी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है परिवर्तन निदेशालय, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा सा जो इफेक्ट है वो केंद्र सरकार का रहता है। चाहे सीबीआई की बात कीजिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ईडी की बात कीजिए, या इनकम टैक्स की बात कीजिए, आईटी डिपार्टमेंट की बात, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की से प्रभावित रहती है वो एजेंसी। हाँ, हालांकि ये कहना नहीं चाहिए जी, लेकिन एक आम इंदिरा गांधी के समय से ये बातें चलते आ रही है, जिसकी भी सरकार। आप देखिए, अब कल जो रेड पड़ा, संजीव हंस कौन है? 97 बैच के अधिकारी हैं, बिहार कैडर के, ऊर्जा विभाग मतलब BSPHCL के चेयरमैन हैं, कई सम्मानों से सम्मानित किए गए हैं, राष्ट्रीय पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया है, अच्छे आईएएस अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन 2021 में जब एक महिला गायत्री यादव आती हैं और इनके और गुलाब यादव के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाती हैं, मामला 2015 का रहता है, दोनों के ऊपर पुणे के होटल में नशीली पदार्थ देकर उनके साथ यौन शोषण किया गया। उसके बाद कई महीनों तक उनके साथ यौन शोषण किया गया। बहुत तुलू मामला पकड़ लेता है 2021 में। मैंने भी वो खबर कई बार चलाया था, इंटरव्यू भी मैंने किया था गायत्री यादव का जी। मामला ये उठता है कि कोई पाक साफ तो ना अधिकारी हैं और ना ये पूर्व विधायक हैं जी। इनके ऊपर संगीन आरोप है। बावजूद इसके नीतीश कुमार के संरक्षण में ये लोग चल रहे हैं। अब जब केंद्रीय एजेंसी इनके ऊपर दबिश डाली,
इन पर छापेमारी किया गया। तो ये क्या इसका सांकेतिक मतलब इसका क्या निकाला जाए? अगर देखा जाए तो इसका क्या सांकेतिक मतलब? कहीं ना कहीं इसके पीछे बीजेपी की प्रेशर पॉलिटिक्स नीतीश के ऊपर। देखिए, नीतीश कुमार जिस धरने पर अभी काम कर रहे हैं, खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद जी, एक तरफा मूड में नीतीश दिख रहे हैं कि बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव करा लिया जाए। 140-141 सीटों पर वो चुनाव लड़े और 100+ सीट कम से कम असेंबली में जीत जाए नीतीश कुमार और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे, मजबूत पार्टी बनकर बिहार में एक बार फिर से सत्ता को संभाले। इसी मोटिव पर नीतीश कुमार जो है और उनकी पूरी पार्टी काम कर रही है। इसके अलावा बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलवाने की बात कही जा रही है। स्पेशल स्टेटस ना तो कम से कम स्पेशल पैकेज दिया जाना चाहिए। हालांकि स्पेशल पैकेज 50,000 करोड़ का बीजेपी दे चुकी है। ये दावा खुद केंद्र की सरकार करती है कि हमने 50,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज बिहार को दे दिया है। इसके अलावा रिजर्वेशन वाले मामले को 9वीं अनुसूची में शामिल कराने को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। तो कई तरह के दबाव जो है ना वो जदयू की तरफ से बीजेपी के ऊपर लगातार दिया जा रहा है। हालांकि रुपौली का जो उपचुनाव हुआ उससे कई बातें साफ हो गई, लेकिन फिर भी नीतीश के अंदर जो वो ऐठन है, जो वो बेचैनी है बिहार में असेंबली इलेक्शन कराने का, वो कम नहीं होते दिख रहा है। अब बीजेपी की मजबूरी क्या है? ऑलरेडी देश के 3 राज्यों में चुनाव है, 3 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है। चाहे बिहार का पड़ोसी राज्य झारखंड हो, हरियाणा का जिक्र कीजिए या महाराष्ट्र की बात कर लीजिए। अब इन 3 राज्यों में चुनाव है जहां पर उम्मीद जताई जा रही है कि 2 स्टेट बीजेपी लगभग निकाल लेगी। अगर ना भी निकाले तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर सकती है महाराष्ट्र में। हरियाणा में उम्मीद है कि बीजेपी फतह कर जाएगी। झारखंड में भी हो सकता है कि इसमें तख्ता पलट हो। हेमंत सोरेन का जो के साथ जो भी जेल यात्रा करके आए हैं, तो संभावित है कि वहां पर भी और वहां पर सत्ता बदलते भी रहता है। तो अगर 3 में 3 स्टेट और अगर 3 ना भी सही तो कम से कम 2 स्टेट बीजेपी फतह करती है, तो जो फजीहत बीजेपी का अभी लोकसभा चुनाव में झेलने को मिला, पूर्ण बहुमत तो नहीं आया, 240 सीटों पर बीजेपी को रुकना पड़ा, उससे बीजेपी रिकवर कर जाएगी। लेकिन अगर बिहार में भी इस साल असेंबली इलेक्शन हो जाए, अभी के बिहार में बड़ी खराब स्थिति है एनडीए की। मैंने रुपौली चुनाव का भी जिक्र क्यों किया? रुपौली में जो ट्रेंड देखने को मिला, रुपौली का टोटल सवर्ण वोट, राजपूत कहिए, भूमिहार कहिए, ब्राह्मण कहिए, बनिया कहिए, कायस्थ कहिए, जो टोटल कॉम्बिनेशन बीजेपी का जो कैडर वोटर है, वो पूरी तरीके से शंकर सिंह को जाकर वोट कर दिया है। मतलब बीजेपी के वोटर बार बार बीजेपी को बताना चाह रहे हैं कि नीतीश जी के साथ अगर आप रहकर चुनाव लड़िएगा तो हम निर्दलीय को जिता देंगे, आपको वोट नहीं करेंगे या जदयू के प्रत्याशियों को वोट नहीं करेंगे। तो बीजेपी इस दुविधा में भी है, लेकिन नीतीश चाहते हैं कि इसी साल उनका नाम अनाउंस हो कि वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं और बिहार में असेंबली इलेक्शन करा लिया जाए। तो बीजेपी इसके लिए कतई तैयार नहीं है। दूसरी बात, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर अभी देखिए ना, धराधर श्रवण कुमार हैं, विजय चौधरी हैं, अशोक चौधरी हैं, सभी नेता एक तरफा एक गाना गा रहे हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिल जाए, जबकि आयोग उसको खारिज कर चुका है 2014 में। तो ये मामला भी फंसा हुआ है। तो एक तरफ जहां जदयू का प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है, तो क्या ये संभावित नहीं है, क्या ये हो नहीं सकता है कि ईडी के मार्फत, परिवर्तन निदेशालय के मार्फत जो रेड का एक अभी दबिश दिया गया है, ये संजीव हंस के मार्फत नीतीश कुमार पर दिया गया होगा? क्योंकि देखिए 18 साल तो सरकार चल रही है, ये शायद पहली बार हुआ होगा जहां तक मेरा मेमोरी में है कि नीतीश के इतने करीबी अधिकारी के ऊपर इतना बड़ा रेड पड़ा है। इतना बड़ा रेड पड़ा, सोचिए ना 2021 में जब इनके ऊपर इतना गंभीर मामला चल रहा था, रेप जैसा संगीन आरोप लगा हुआ था इनके ऊपर, तब भी ना केंद्र कुछ किया ना नीतीश कुमार कुछ। 4 साल हो गए, 3 साल लगभग बीतने को है, और अब जाकर इस पर कार्रवाई कर रही है। मतलब दूसरे मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कार्रवाई केंद्र कर रही है। तो क्या केंद्र जो है, बीजेपी जो है, वो नीतीश कुमार पर आईएएस संजीव हंस के छापेमारी के मार्फत कोई दबिश बनाने की कोशिश कर रही है? ये सवाल उठेगा। दूसरा मसला, एक खबर ये भी चलता है दिल्ली में कि अमित शाह के संपर्क में जदयू के 11 सांसद हैं, 12 सांसद हैं। चूंकि देखिए नीतीश कुमार की स्टेबिलिटी बड़ी खराब है। एक खबर ये भी मार्केट में तैर रहा है, बाजार में, पटना से लेकर दिल्ली तक राजनीति के लहरों में चर्चा है कि 20 अगस्त के बाद नीतीश फिर एक बार पलटी मार सकते हैं। ये चर्चा चल रही है बिहार में। तो क्या उस पर भी रोकने के लिए, उस पर पूर्ण विराम लगाने के लिए ये एक्शन लिया जा रहा है? क्योंकि देखिए गुलाब यादव जो है ना, जिनके 3 ठिकानों पर रेड पड़ा है, वो बड़े मतलब कई अधिकारियों के बेहद नजदीकी माने जाते हैं। और ये भी कहा जाता था कि कभी गुलाब यादव का वो चलती था कि किसी भी रोड का ठेका बिना गुलाब यादव के परमिशन के निकलता नहीं।
तो अधिकारियों पर एक अच्छी पकड़ उनकी मानी जाती है। सभी के पकड़ का साथ मतलब उनके मधुर संबंध रहे। हाँ, एक संबंध उनका कोई बहुत अच्छा रहा है। जी। कोई भी अधिकारी नहीं, कई सीनियर अधिकारी के साथ, हाँ। कई सीनियर अधिकारियों के साथ गुलाब यादव के संबंध अच्छे रहे हैं। तो अब धीरे धीरे जो अब हो सकता है कि सीबीआई की टीम भी आएगी जी। और भी फाइल खुल सकता है। जब फाइल खोलने पर ही मामला आ जाएगा तो बिहार का मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा अधिकारी होगा जो पाठ साफ होगा जी। कोई भी अधिकारी, मैं किसी के ऊपर निजी तौर पर नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर जांच ही जब बैठ जाएगा जी। तो जांच तो सृजन तक भी जा सकता है जी। सृजन घोटाला के ऊपर भी जांच जा सकता है कि 13,000 करोड़ कितना हजार करोड़ घोटाला था। तो धीरे धीरे अब फाइलें खुलेंगी अगर नीतीश कुमार कंट्रोल में नहीं आते हैं तो। ये बीजेपी ये कार्रवाई करवा सकती है, कर सकती है, एजेंसीज हैं, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स आईटी डिपार्टमेंट है, कई तरह की एजेंसीज है जो इस पर कार्रवाई कर सकते हैं जी। तो अब शायद वो प्रक्रिया में बीजेपी आ रही है। जो देखिए नीतीश कुमार के बारे में कोई भी प्रेडिक्शन सटीक नहीं बैठता है। अब चर्चा है कि 20 अगस्त के बाद ये भाग सकते हैं, तो इसलिए दिल्ली में ऑपरेशन भी चल रहा है जी। कि जदयू के 11 सांसद एक्सेप्ट लवली आनंद हो सकता है कि स्किप करके इधर आ जाए जी। तो देखिए अभी क्या हो रहा है। लेकिन ये रेड जो है ना, ये नीतीश कुमार के लिए रेड सिग्नल है, खतरे की घंटी है कि सचेत जाइए जी। नहीं तो जब संजीव हंस के ऊपर पड़ सकता है तो फिर किसी भी अधिकारी, और फिर अधिकारी के बाद मंत्री, और मंत्री के बाद रेड कहां जाएगा, ये सोचने वाली बात होगी। तो आपने सुना कि जो रेड के पीछे की आखिर असली वजह है, आखिर किस वजह से रेड हुआ, वैसे बताया तो जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह राजनीति है। कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई है राजनीति से प्रेरित दिखती है, ऐसा इस चर्चा के बाद बातें छनकर आ रही हैं। आप सुन रहे थे उदीप्ता आर्यन को। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए द बिहार टॉक।